तो कल हमने 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज आगे करेंगे। कॉपी पेन निकाल लो। पहले हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करना और जौन सा ना निकले उसको आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पहले आप इसको पढ़ लो, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पढ़ो। देखो, बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मतलब क्या है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है ए जिसके निर्देशांक हैं 1,-5। एक पॉइंट है बी जिसके निर्देशांक हैं -4,5। हमने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, ठीक है। मिलाने से ये रेखाखंड बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी, ठीक है। हमें इस ए बी रेखाखंड पर एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से क्या होता है? विभाजित। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं एक बार, ठीक है। ग्राफ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, हमारे पास 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? 1,-5 और -4,5। देखो, 1,-5, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा अपने पास पॉइंट है -4,5, -4,5, ये दूसरा पॉइंट है। तो ये ऐसे 2 पॉइंट हैं जो ग्राफ पर हमें दिए हुए हैं। इन दोनों को मिलाकर एक रेखाखंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये ए बी एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड एक्स अक्ष को इस पॉइंट पर काटता है। ग्राफ से तो मालूम चल गया कि भैया ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम देखें क्या है। हाँ, ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो एक्स अक्ष से कटता है। एक्स अक्ष से कटता है या फिर एक्स अक्ष को विभाजित करता है, बात सेम है, ठीक है ना। तो एक ऐसा पॉइंट जो एक्स अक्ष को काटता है वो ढूंढना था। ग्राफ से तो मालूम चल गया कि भैया वो पॉइंट है -1,5,0, है ना। लेकिन हम ग्राफ बना के थोड़ी ना सोल्व करेंगे, हमें तो फॉर्मूले से सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर दिखाना है। हमें एक पॉइंट ऐसा ढूंढना था जो एक्स अक्ष को काटता हो। समझ में आई बात? और कौन से सूत्र से करेंगे? विभाजन सूत्र से सोल्व करेंगे, ग्राफ से तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? मान लेंगे कि भाई वो जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं है और उस पॉइंट के निर्देशांक हैं x, y, है ना। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए। ग्राफ में देखें तो x और y की वैल्यू दे दी इसने पहले ही, -1,5,0, है ना। लेकिन हमें यही वैल्यू फॉर्मूले से निकालनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, इसने कहा कि x अक्ष से विभाजित होता है। अब कोई भी पॉइंट अगर x अक्ष पे बनेगा ना तो वो हमेशा x, 0 के रूप का होगा। दिखाऊं? ये हमने कोई एक और पॉइंट ले लिया, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये डी पॉइंट है, ये भी एक्स अक्ष पे बन रहा है। इसके निर्देशांक देखो क्या है, एक्स की वैल्यू तो है कुछ लेकिन वाई हमेशा 0, है ना। एक पॉइंट और लेते हैं, लेट्स से ये यहाँ पे इसके निर्देशांक देखो क्या है, एक्स की वैल्यू तो कुछ है लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा 0। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आया था। तो जो भी पॉइंट एक्स अक्ष पे बनता है ना, उसमें एक्स की वैल्यू तो होती है लेकिन वाई हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं इस P पॉइंट के निर्देशांक लिखना चाहूँ तो इस P पॉइंट के निर्देशांक होंगे x, 0, है ना। x की वैल्यू तो कुछ आ सकती है लेकिन y तो हमेशा 0 ही आएगा, तो इसको लिख दूँ x, 0। समझ में आई? x, y नहीं लिखेंगे, x, 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब ये पॉइंट x अक्ष पे बनता है, ठीक है। और x अक्ष पे बनने वाला हर एक पॉइंट x, 0 रूप का होगा। बात क्लियर है? अच्छा, और क्या ज्ञात करना है? और हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप m1/m2 लेके चलें और उसको सोल्व कर लें,
वहाँ से आपको m1 और m2 की वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा तरीका था कि आप k/1 लेके चलें, है ना, और k/1 वाला ज़्यादा आसान था, तो k/1 से करेंगे। हम क्या कह देंगे भैया, हमने अनुपात को मान लिया k/1, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए और k की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे वो देखो, विभाजन सूत्र का यूज करेंगे ना, लेकिन उससे पहले लिखना पड़ेगा। आप कहोगे माना p x, 0, ठीक है, AB रेखाखंड पर ऐसा बिंदु है जो AB को k/1 में विभाजित करता है, k/1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब विभाजन सूत्र का यूज करके मैं px, 0 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या था भाई, px, 0 बराबर होगा m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2। इस टाइप का फॉर्मूला होता था, लेकिन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली आसान लगता है ना। क्रॉस कर देंगे, k की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 एकम 1, क्रॉस हो गया ना, k की -4 के साथ 1 की 1 के साथ, बटे में इन दोनों का जोड़ k+1। ठीक ऐसे ही अब हम y निर्देशांक के साथ करेंगे, तो k की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5k, और 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ यानी -5, बटे में इन दोनों का जोड़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो आगे वाला निर्देशांक होगा ना वो आगे वाले के बराबर होगा, पीछे वाला पीछे वाले के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हमें x की ही वैल्यू देता और ये हमें y निर्देशांक देता। y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा और ये x के बराबर होगा। बस समझ में आई? तो हम लिखेंगे x बराबर होगा -4k प्लस 1 बटे में k+1 के, आगे वाले के बराबर। ठीक ऐसे ही 0 बराबर होगा इसके, 0 बराबर 5k -5 बटे में k+1। यहाँ तक आप नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। इतना समझ में आ गई ना? आगे देखो, अब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें k निकालना है, ठीक है ना, तो आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आगे जाके आप अटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वैल्यूज निकालनी है, एक तो k भी निकालना है और x भी निकालना है। समझ में आई बात? यहाँ पर आपको x भी चाहिए और k भी चाहिए, तो निकल नहीं पाएगा ना। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो k+1 भाग में है, यहाँ लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 गुणा में k+1 बराबर ये है 5k - 5। तो 0 किससे गुणा करो तो 0 ही आएगा, बराबर है 5k - 5। -5 को उठा करके यहाँ ले आओ, है ना, तो ये प्लस का 5 हो गया, बराबर आ गया 5k। अब 5 गुणा में है, यहाँ जाओगे तो भाग में जाएगा, तो 5/5 कट के आएगा 1, 1 बराबर क्या आ गया, k आ गया। ठीक है, अब ये जो k की वैल्यू आई है आप इसमें पुट कर देना, जहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें यही वैल्यूज निकालनी थी। समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू तो निकल गई, कितनी निकली, 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, k का मान इसके अंदर पुट करो। लिखोगे k का मान रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर -4, k की वैल्यू है 1
प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 2। समझ में आया? x बराबर माइनस का 4 प्लस का 1, 4 एकम 4 हो गया ना, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3/2। अगर आप काट के देखना चाहो तो काटोगे तो ये 1.5 पे कटेगा ना, 3 का आधा 1.5 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1.5। नहीं तो फ्रैक्शन में छोड़ दो तब भी कोई समस्या नहीं है, इतना करके छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जानबूझ के कर रहा हूँ ना ताकि हम सॉफ्टवेयर से मैच कर पाएँ। बात सुन आ रही है? हमने क्या किया वो वापस समझ लो। हमसे कहा गया था कि इस ए बी रेखाखंड पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो एक्स अक्ष को विभाजित करता है, एक्स अक्ष को विभाजित करता है या एक्स अक्ष से विभाजित होता है, बात दोनों की सेम है। ठीक है, तो हमने मान लिया यार वो पॉइंट यहाँ पर है। अब एक्स अक्ष से भाग होता है, विभाजित होता है, इसका मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे वो x,0 के रूप के होंगे। बात सुन में आई? ठीक है, तो हमने यहाँ पे x,0 लिख दिया। हमें रेशो भी पता करना था तो k/1 मानकर हमने चला। ठीक है, विभाजन सूत्र का यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मुझे k की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। अब आप सॉफ्टवेयर पे चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले तो इन दोनों पॉइंटों को मिटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा बनाए थे। ठीक है, ये हमारा रेखाखंड था, है ना, तो ये पॉइंट था जो x अक्ष से विभाजित होता है। अब इस पॉइंट के निर्देशांक यहाँ पर क्या आए थे, माइनस का 1.5,0 और सेम यहाँ पर आए हैं। देख लो x की वैल्यू है, ये है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, माइनस का 1.5,0, है ना। यानी हमने जो ग्राफ से निकाला था, जो आंसर ग्राफ से निकाला था वही आंसर हमने इसको फॉर्मूले से निकाल के दिया। ठीक है, अच्छा जी। और रेशो जो है वो आया हमारा 1:1। के की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, यानी रेशो कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब यहाँ पर हम रेशो चेक करते हैं, कैसे करेंगे देखो, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालते हैं, 5.59 आई, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालते हैं 5.59 आई। यानी अगर आप BC/CA करोगे, रेशो का मतलब बटे में लिखना ना, जब आप इन दोनों को बटे में लिखोगे तो कट के क्या आएगा, 1:1 ही तो आएगा, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बस एक बार फटाफट से चलो रिकैप तो कर ही दिया था, अब वापस से क्या कहूँगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ लो पहले क्या कह रहा है, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 ये 4 पॉइंट दे दिए, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करो। मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैं बना लेता हूं मैं। ठीक है, इसके ये शीर्ष होते हैं 1, 2, 3, 4, है ना। इस पॉइंट को आप ए मान लेते हैं, इसको B, C और D, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं। मतलब एक है हमारे पास 1,2, एक है 4,y, फिर x,6 और इस पॉइंट को मान लेते हैं 3,5। ऐसा हमको दे रखा है। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए। अब x और y की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप AB की दूरी निकाल लें और CD की दूरी निकाल लें, इन दोनों को बराबर रख दें। बराबर क्यों भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अगर मैं AB की दूरी को CD की दूरी के बराबर रखूँगा तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, समझ रहे हो। इसकी जब दूरी निकालोगे, इसकी दूरी निकालोगे, बराबर में रखोगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी। ऐसे ही जब आप AD की दूरी को निकाल के BC के बराबर रखोगे तो तब दूसरी इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। एक ये तरीका है।
लेकिन ये तरीका बहुत लेंथी है, ठीक है ना। आपका दिमाग खराब हो जाएगा इस तरीके को करोगे तो। कर सकते हो, आपकी इच्छा हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका समझना। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं AC को जोड़ दूँ और BD को जोड़ दूँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों विकर्णों को जोड़ दिया, विकर्ण बना लिए। अब समांतर चतुर्भुज का एक और गुण होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा बांटते हैं। वापस समझना, AC और BD ये जो दो विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। इसका मतलब समझो, मान लो ये पॉइंट अपना P है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AP बराबर होगा PC के, आधा आधा बांट दिया ना। इसी तरह DP बराबर होगा PB के। समांतर चतुर्भुज की खास बात यह है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। इसका मतलब AP बराबर हो गया PC के और DP बराबर हो गया PB के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट AC का मध्य बिंदु हो गया। फिर तो नहीं समझे, AP अगर PC के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि P पॉइंट AC का मध्य बिंदु है ना। सेम चीज़ BD पे पड़ती है भाई, क्योंकि DP बराबर है PB के। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया P पॉइंट BD का भी मध्य बिंदु है। बस समझ में आई, P पॉइंट AC का भी मध्य बिंदु है और P पॉइंट BD का भी मध्य बिंदु है, क्योंकि ये आधा आधा बांट देता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मध्य बिंदु सूत्र का यूज करूँ तो मेरी x और y की वैल्यू निकल सकती है क्या? देखो करना कैसे हो, देखो सबसे पहले आप लिखना कि AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, है ना। लिखेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख देना, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। ठीक है, अब AC का मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा? AC का मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, मतलब ये P पॉइंट कैसे ज्ञात होगा अगर मैं AC को लेकर चलूँ तो? मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है x1 प्लस x2 बाय में 2, है ना। यानी आप इनके x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, उसका आधा कर दो। यानी अगर मैं AC को लेके चलूँ तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 बाय 2, बस भाई x प्लस 1 बाय 2। ऐसे ही 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 प्लस 2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बाय में 2, बताया था मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये AC के मध्य बिंदु आ गए। ऐसे ही हम BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक पता करते हैं। BD का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करोगे? 4 प्लस 3 बटे में 2, कोमा y प्लस 5 बटे में 2। बात क्लियर है? अब वही आगे वाला आगे वाले के बराबर होगा, पीछे वाला पीछे वाले के बराबर, लिख देते हैं। तो x प्लस 1 बटा 2 बराबर होगा 4 प्लस 3 बटे 2 के। सेम 6 प्लस 2 बटा 2 बराबर होगा y प्लस 5 बटा 2 के। 2 से 2 तो कट गया, यहाँ हमारा क्या बचा? x प्लस 1, और यहाँ पे 4 और 3 7। एक को वहाँ ला के पटक देते हैं, x की वैल्यू आ गई हमारी 7 में से 1 गया 6। क्लियर हो गया? ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 6 और 2 हो गया हमारा 8 बराबर y प्लस 5। 5 को यहाँ ले आते हैं, तो जब 5 प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 बराबर क्या आ गया y। मतलब समझिए कि भैया x की वैल्यू तो 6 है और y की वैल्यू कितनी है? 3 है। समझ में आया? जब मैं x की वैल्यू 6 रखूंगा और y की वैल्यू 3 रखूंगा, तब जाके ये समांतर चतुर्भुज बनेगा।
ठीक है, रिकैप करा देता हूँ। हमने क्या कहा कि भैया AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम है ना, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो हमने AC का मध्य बिंदु निकाला जो कि ये निकला, फिर हमने BD का मध्य बिंदु निकाला जो कि ये निकला। इन दोनों को कंपेयर कराया, उसके बाद x और y की वैल्यू निकले। इसको नोट कर लो, और इसको मैं आपको ग्राफ पे भी एक बार समझाना चाहूँगा, उस पर भी देख लेना। कौन कौन से पॉइंट थे हमारे पास, 3,5 और ये हमारा था 6,6, एक्स की वैल्यू 6 ना, तो अब बना देते हैं, डायरेक्टली बना देता हूँ ना। 3,5 ये पॉइंट है, दूसरा है 6,6 और 4,3, 6,6 ये यहाँ आएगा, और 4,3, 4 y की वैल्यू 3, ठीक है। फिर है 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये है। इन चारों पॉइंटों को मिला देते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लेंथ देखिए, ये भी 3.16, ये भी 3. अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी, मैं सोचा यार 1,6 ये है और 1,6 ये आ गया, 6,1 है ना, ध्यान से देखिए, ये 3.16 है और ये 3.61 है, ये 3.16, ये 3.61, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, है ना। और समांतर चतुर्भुज उसी को कहते हैं ना जिसकी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर तो है ही, बराबर यहाँ से दिखा दी इन्होंने, बस समझ आ गई, यानी ये समांतर चतुर्भुज है। समझो, तो हम ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, इसका मतलब समझो कि भाई हमें बार बार ग्राफ बना के सोल्व ना करना पड़े। बस समझ आई, हम इनडायरेक्टली वे से पता कर सकें कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। +1 में जाओगे ना तो आपको इसके बारे में बहुत बहुत डीपली जानने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो बस सिर्फ बेस बताया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ लो। देखो, कहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है और B के निर्देशांक 1,4 है। मतलब समझो कि भैया एक वृत्त है, मतलब सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का व्यास यानी इसका जो डायमीटर है वो है AB। तो लेट्स से ये हमारा सेंटर है और सेंटर के निर्देशांक इसने दे रखे हैं, वैसे लिख देते हैं। सेंटर के निर्देशांक हैं 2,-3, है ना, और ये हो गया हमारा व्यास, व्यास है AB, और B के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। ठीक है, हमें क्या करना है, A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, इस A पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो AB मान लो, इसको अपनी मर्जी XY भी मान सकते थे, हमने AB मान लिया। ठीक है, यानी हमें इस AB रेखाखंड में ये केंद्र बिंदु दे रखा है और B के निर्देशांक दे रखे हैं। हमें पता करना है कि A के निर्देशांक क्या होंगे, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए भैया, ये सेंटर पॉइंट है ना, ठीक है, इसको लेट से O मान लेता हूँ। इस O पॉइंट से A की दूरी और O पॉइंट से B की दूरी दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि भैया ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। इसका मतलब जितनी दूरी OA की है और उतनी ही दूरी OB की होगी। या फिर मैं कह लूँ कि भैया O जो है वो यहाँ पर मध्य बिंदु है। O क्या है यहाँ पर? मध्य बिंदु है। O AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर अगर मैं मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करूँ तो वहाँ से मेरी AB की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। बात क्लियर हुई?
यहाँ पर अगर मैं मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करूँ तो मुझे ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर आप चाहो कि भैया मुझे तो विभाजन सूत्र का यूज़ करना है, मुझे मध्य बिंदु सूत्र मतलब पसंद नहीं है, तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ए ओ और ओ बी इन दोनों की लेंथ सेम है, यानी इनका रेशियो निकलेगा 1:1। समझ में आया। तब आप विभाजन सूत्र का यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन आप मध्य बिंदु से कर लेते हैं ना, क्यों इतनी दिमाग में टेंशन ले। समझ में आया। कैसे करोगे देखो, आप कहोगे यहाँ ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि भाई अगर मुझे इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेट से ओ के कोऑर्डिनेट तो इसने दे ही रखे ना 2, -3, ये बराबर होगा x1 + x2 बाय में 2, बस समझ में आई। a प्लस में 1 बटे में 2, कोमा b प्लस में 4 बटे में 2 के। समझ रहे हो, समझे भैया। मुझे इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते थे तो मैं क्या करता था, a और 1 इसको जोड़ के 2 से भाग कर दिया, समझ में आई। x1 + x2 बटे में 2 लिख दिया, ऐसे ही y1 + y2 बटे में 2 लिख दिया, है ना। ये दोनों किसके बराबर होंगे, 2, -3 के। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे कंपेयर कराते हैं, आगे वाला भाग आगे वाले के बराबर होगा, पीछे वाला भाग पीछे वाले के बराबर होगा। तो मैं लिखूँगा 2 बराबर है a + 1 बटे 2 के, जैसे हमने पहले किया था पिछले प्रश्न में। और -3 किसके बराबर है, b + 4 बटे 2 के। ठीक है, अब 2 भाग में है, यहाँ ले जाओ गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 बराबर a + 1। ऐसे ही 2 भाग में है, यहाँ ले जाओ गुणा हो जाएगी, -6 बराबर b + 4। अब प्लस का 1 वहाँ जाएगा तो माइनस का, यानी यहाँ बचेगा 3, यानी a के निर्देशांक क्या हो गए, 3 हो गया। और इस 4 को वहाँ ले जाओ तो -6 -4 -10 बराबर b आ गया। मतलब a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -10। बात समझ में आ गई। ठीक है, वापिस समझ लो, यहाँ पर o मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी a + 1 बटे में 2 बराबर होगा 2 के, b + 4 बटे में 2 बराबर होगा -3 के, है ना। समझ में आया। इन दोनों को बराबर रखा, सोल्व किया और a और b की वैल्यू हमारी निकल आई। कर लेंगे। अच्छा, इसको मैं सॉफ्टवेयर पे दिखाऊं, दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुको, एक फील आ जाएगी ना अपना भी। तो सेंटर कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है, केंद्र बिंदु 2, -3। पहले इसको बना देता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ 2, -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट अपने को देखा था 1,4, 1,4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यानी ये पॉइंट आपको दे रखा था। ठीक, अब बनाते हैं सेंटर। रिफ्लेक्ट अबाउट, 2 मिनट रुकिए, ये रहा सर्कल विद सेंटर थ्रो पॉइंट, है ना, यहाँ से। तो ये तो हमारा केंद्र था और ये हमें एक पॉइंट मिला हुआ था, बस समझ में आ गई। ठीक है, हमने क्या निकाला, a के निर्देशांक निकाल लें, a और b की वैल्यू निकाल लें। एक काम करता हूँ, इस b और a को जोड़ देता हूँ, डायमीटर बनाता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट रुको, ये थोड़ा जूम आउट करूँ,
ठीक है, अब देखो इस बी और ए को जोड़ के एक डायमीटर बनाता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हिल गया होगा भाई। इसने सी के निर्देशांक बताए हैं 3.03 और -9.99। थोड़ा सा हिल गया ये पॉइंट, 2 मीटर को। ठीक ठीक, यही आएगा लगभग, इसके आसपास पहुंचेगा 2 मीटर को। 2 मिनट यहाँ पे हिल गया ना थोड़ा सा। हाँ यार, अभी जाएगा भी नहीं, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सी के निर्देशांक क्या है अपने, 3.03 और -9.99, और हमने क्या वैल्यू निकाली थी, यही निकाली थी। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -10। -9.999 किसके बराबर है, 10 के बराबर है ना। और 3.03 ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। मतलब मेरे से थोड़ी सी गलती होगी ना, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हिल गया मेरे से। अगर मैं इसको सरका पाया तो दिखाता हूँ। 2 मिनट रुको, हो गया ये आधा भाई मेरे, हाँ आ गया अब। ठीक है, मैंने क्या किया, एक केंद्र बिंदु बनाया और एक बी पॉइंट दे रखा था वो लिख दिया, है ना। तो इन दोनों को जब मैंने मिलाया और एक डायमीटर बनाया, तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है, ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है, 3, -10 आए। सेम यहाँ पर आया था 3, -10। वो ग्राफ में थोड़ा बहुत गलती हो गई मुझसे। अब समझ में आ गया, ये चीज़ नोट कर लो। अब देखो प्रश्न नंबर 8वां। पढ़ लो क्या कह रहा है। देखो, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो 3/7 AB के और P रेखाखंड AB पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत आसान है कि भैया AB नाम का एक रेखाखंड है AB, ठीक है, जहाँ पर A के निर्देशांक है -2, -2 और B के निर्देशांक हैं 2, -4। ठीक, अब इस AB रेखाखंड पर कहीं एक ऐसा पॉइंट है P, कोई एक ऐसा पॉइंट है P जिससे AP बराबर है 3/7 AB के। AP किसके बराबर है, 3/7 AB के। यानी अगर मैं इस AB को नीचे लेके जाऊं तो ये हो गया AP/AB बराबर 3/7 के। मतलब समझो कि भैया अगर लेंथ AP की 3 है तो AB की लेंथ कितनी होगी, 7 होगी। बात समझ में आई। AP/AB बराबर है 3/7 के। इसका मतलब ये है कि अगर मैं AP की लेंथ को 3 मान के चलूँ, है ना, 6 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी, लेकिन अगर मैं 3 मान के चलूँ तो AB की लेंथ 7 होगी। अगर AP की लेंथ 6 है तो इसकी लेंथ 14 होगी, ना, कट के तभी तो 3:7 आएगा। बस समझ में आई। यानी अगर AP की लेंथ 3 है तो AB की लेंथ कितनी है, 7 है। ठीक, लेकिन मुझे तो यार PB की लेंथ चाहिएगी ना, विभाजन सूत्र के लिए मुझे इस P पॉइंट के अनुपात चाहिएंगे ना। इसके लिए AP की लेंथ और PB की लेंथ चाहिएगी, AP रेसो PB चाहिएगा, है ना। तो PB की लेंथ कैसे निकालोगे, इस पूरे 7 में से 3 को घटा दो, कितना बचेगा, 4। यानी इस P पॉइंट का अनुपात आ गया 3:4। वापस समझाऊं, AP बराबर 3/7 AB दे रखा था, AB को मैं नीचे लेके आया, AP/AB बराबर है 3/7 के। इसका मतलब ये 3 है और ये 7 है। PB कितना हो गया फिर, 4 हो गया। ऑब्वियस सी बात है, 7 में 3 गया 4। ठीक है, इसे समझाने के लिए था और लिख के नहीं दिखाना है इसको। ठीक है, बस सुन भाई, करोगे कैसे वो देखो। तो इसके निर्देशांक हमने ज्ञात करने, x, y ज्ञात करना है। तो आप लिख देना, माना P x, y रेखाखंड AB को तीन अनुपात 4 में
विभाजित करता है। और चाहो करके दिखाना तो जैसे मैंने किया वैसे दिखा भी सकते हो, लेकिन नहीं दिखाओगे तो ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने दिखा दिया ना 3 ये है 4 ये है, तभी तो जो 7 हुआ। ठीक है, विभाजित करता है। बस विभाजन सूत्र का यूज़ करके इस P पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कर लो। तो पी एक्स कोमा वाई बराबर हो जाएगा हमारा, कैसे करते थे, चलो इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ 3/4 लिख देता हूँ, फटाफट कर दोगे आप, कर दो शाबाश। 3 की गुणा करेंगे 2 के साथ 6, 4 की गुणा करेंगे -2 के साथ माइनस का 8 बटे में इन दोनों का जोड़। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई होगी -4 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ, बटे में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़। समझ में आया। अब पी एक्स कोमा वाई बराबर हो गया 6 में से 8 गया माइनस का 2/7 और माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 20/7। ठीक है, यानी x निर्देशांक की वैल्यू है -2/7, y निर्देशांक की वैल्यू है -20/7। यानी इस पॉइंट के निर्देशांक जो आए हैं वो आए -2/7, -20/7। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो, चाहो तो इसको भी ग्राफ पे बना के देख सकते हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, बस हो गया। मेरे को आपको बस फील दिलानी थी कि ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। पढ़ लो पहले क्या कह रहा है। देखो, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था ना, वो समत्रिभाजित था और ये 4 बराबर भाग है, मतलब 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, है ना। इनको जोड़ करके हमने एक रेखाखंड बनाया। हमने इस रेखाखंड पर ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट दें, मतलब इसके 4 बराबर टुकड़े कर दें। लेट से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लो ये है। 4 टुकड़े हो गए ना इसके, एक टुकड़ा, 2, 3 और 4, है ना। ये 4 बराबर टुकड़े आपको दे रखे हैं, आपको P, Q और R की वैल्यू निकालनी। अब एक तरीका ये है कि भैया P का अनुपात निकाल लो, क्या होगा, एक डब्बा इस तरफ है, 3 डब्बे इस तरफ है, यानी 1:3 होगा। फिर Q का निकाल लेना, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 2:2 होगा। फिर इसका निकाल लो, 3:1 होगा, है ना। फिर आप विभाजन सूत्र का यूज़ करके P के निर्देशांक पता करो, ऐसे Q के पता करो, ऐसे R के पता करो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो इस तरीके से नहीं करने वाले। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करेंगे। समझना इस चीज़ को। देखो, मुझे पता है कि ये जो Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट इस AB का मध्य बिंदु है। समझ में आया। Q के इस तरफ भी 2 खाने हैं, Q के इस तरफ भी 2 खाने हैं, मतलब Q बिल्कुल सेंटर में है। Q क्या है यहाँ पर, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्यों बोल रहा हूँ यार, मध्य बिंदु प्रमेय अलग चीज़ है। मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करके मैं इस Q के निर्देशांक मालूम कर सकता हूँ, है ना भैया। -2 + 2/2 ये आ जाएगा, 2 + 8/2 ये आ जाएगा, यानी मुझे Q के निर्देशांक पता चल जाएंगे मध्य बिंदु सूत्र का यूज़ करके। ठीक है, Q के निर्देशांक आपको मालूम हो गए, फिर आप ले लेना AQ को, सिर्फ AQ रेखाखंड को। AQ रेखाखंड में आपने क्या देखा कि भैया P मिड पॉइंट है, P क्या है यहाँ पर, AQ का मध्य बिंदु है, तो वहाँ से P निकल जाएगा, है ना। फिर आप QB को ले लेना, ठीक है, और वहाँ से आप R निकाल लेना, सिंपल। वापस समझाऊँ, Q मध्य बिंदु है,
तो मध्य बिंदु सूत्र का यूज करके क्याऊ के निर्देशांक मालूम कर सकता हूँ। क्याऊ के मालूम होंगे, ए के मालूम थे तो पी के मालूम हो जाएंगे, है ना। क्याऊ के मालूम होंगे, बी के मालूम थे तो आर के मालूम हो जाएंगे। मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। पिछले वाले से आसान क्वेश्चन है ये, करके दिखाऊं। लिखो कैसे। सबसे पहले तो इसके 3 टुकड़े कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट ना, क्याऊ के निर्देशांक मालूम करेंगे ना, तो कहेंगे क्याऊ एक्स कोमा वाई रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। क्याऊ इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्याऊ के निर्देशांक क्या होंगे, ये बराबर होगा -2 + 2 बटे में 2, 2 + 8 बटे में 2। सुन में आपके क्याऊ एक्स कोमा वाई बराबर हो गया -2 + 2 0 बटा 2, 2 और 8 10 बटा 2। ठीक है, क्याऊ एक्स कोमा वाई बराबर हो गया हमारा 0 बटा 2 तो 0 होता है, 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा। समझ में आया। यानी इसके निर्देशांक मुझे मालूम हो गए, कितने आए हैं 0,5। यहीं लिख देता हूँ 0,5 आया। ठीक, अब पी पॉइंट के निर्देशांक मालूम कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। ए क्याऊ रेखाखंड को लेंगे, ए क्याऊ रेखाखंड में पी मध्य बिंदु है तो वहाँ से पी के निर्देशांक मालूम हो जाएंगे। तो पहले आप खुद ट्राई कर लें। ठीक है, मैं इसी के साथ ही कर देता हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। हम कहेंगे पी एक्स कोमा वाई रेखाखंड ए क्याऊ का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हो गया पी एक्स कोमा वाई बराबर होगा, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा कर दो, -2 + 0 बटे में 2 और 2 में 5, क्योंकि 5 आया था ना, 2 में 5 जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो पी एक्स कोमा वाई कितना निकला है हमारा, -2 + 0 माइनस का 2 बटा 2 और 2 और 5 7 बटा 2। फर्दर सोल्व कर लो, ये हो गया हमारा कट के -1 और ये आ गया 7 बटा 2। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हमने पी के निर्देशांक मालूम कर लिए। इसको मैं साइड में रख देता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसे ही क्याऊ के निर्देशांक मालूम कर लेंगे। और सॉरी आर के, क्याऊ के तो मालूम ही नहीं है, आर के। ठीक है, क्या कहेंगे, थर्ड आर एक्स कोमा वाई रेखाखंड क्याऊ बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हो जाएगा कि भैया आर के जो निर्देशांक हैं वो बराबर हैं, इनके एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के आधा कर दो, मतलब 0 + 2, 0 + 2 2 होता है, 2 का आधा। ऐसे ही 5 + 8, 5 और 8 होता है 13, इसका आधा। यानी आर के निर्देशांक हमारे आ गए कट के 1,13 बटा 2। बस हो गया, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। दसवां क्वेश्चन, इसमें हिंट पहले से ही दे रखे हैं, इसका आंसर पहले बताए रखे हैं उन्होंने, कैसे ऐसे कर लेना। पढ़ो पहले क्या कह रखा है। देखो, कहा कि एक समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है।
ठीक है ना। एक समचतुर्भुज है, मान लो कि ये समचतुर्भुज है ABCD, ये निर्देशांक है 3,0, 4,5, माइनस का 1,4 और माइनस का 2,-1 है ना। हमें इस समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसने हिंट दे रखा है कि भैया समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल। समझ रहे हो? इसके विकर्ण कौन कौन से हैं? AC और BD, यानी पहले मैं AC निकाल लेता हूँ, BD निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मुझे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एग्जाम में कभी इसको ऐसे संकेत लिख के नहीं देगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। जब भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा में AC गुणा BD जो इसके विकर्ण है, ठीक है। तो AC ज्ञात करें पहले। AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट, दूरी सूत्र का यूज़ करके इसकी लेंथ पता कर लेंगे ना कि भैया इसकी लंबाई कितनी है। क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस में 4 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 - 1 -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 16 + 16 √32 हो गया, ठीक है। √32 को तोड़ के लिख लो चाहे, ये तो जोड़े बन गए, तो जोड़ा बन जाए इसको बाहर फेंक दो। 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 2 दूनी 4, अंदर क्या बच गया? √2 बच गया। समझ में आया? ठीक, आप ऐसे ही BD निकाल लो। BD क्या होगा? अंडर रूट 4 + 2 हो जाएगा। समझ में आया? 4 - 2 था ना, तो 4 + 2 हो गया। नहीं तो आप ऐसे कर लो ना, -2 -4, तब भी ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस में -1 -5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, यानी 36 + 36, 36 36 कितना होता है? 35 35 70, 36 36 6 12 72 हो गया ना। 72 के टुकड़े कर लो। नहीं तो आप यहाँ से 6 स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, कोई बात नहीं। दो का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, बाहर फेंक दो, 3 दूनी 6, अंदर बच गया √2, ठीक है। यहाँ से अगर आप 6 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो -6 का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर हो गया, एक ही बात है, -6 स्क्वायर 6 स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो हट ही जाना है। तो 6 स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते तो 6 स्क्वायर रूट से बाहर आता 6 बन जाता, अंदर क्या बचता? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कह लो, तो फिर क्या होता? √2 बचता है ना। वैसे कर लो चाहे अलग से कर लो। तो मुझे पता करना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है भैया? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी AC गुणा BD, AC गुणा BD। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा AC गुणा BD। AC और BD यहाँ पे क्या है? विकर्ण है। वैल्यू पुट कर दो, 1/2 गुणा AC कितना है? 4√2 और BD 6√2, 2 दूनी 4 हो गया है ना। 2√2 की 6√2 से कैसे गुना करनी है? देखो 6 की 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा, √2 की √2 से करोगे तो 2 हो जाता है, बताया था मैंने आपको। √2 की √2 से गुना करो तो √4 हो गया, और √4 को आप 2 लिख सकते हो। तो 12 दूनी 24 यूनिट या मात्रक, आपकी मर्जी है। तो 24 यूनिट इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। बात क्लियर आई? 24 यूनिट इस समचतुर्भुज का क्या आ गया? क्षेत्रफल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, मज़ा आएगा उसको। देखो मैं इस समचतुर्भुज को इस ग्राफ पे बनाता हूँ और फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्राफ पे जब हम आकृति बनाते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है उसको समझते हैं।
ये पॉइंट है 3,0 4,5 बनाएं। तो 3,0 पहले तो मैं जूम इन कर लूँ, ठीक है। तीन कोमा ज़ीरो यानी ये पॉइंट आएगा ना, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, और 4,5 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर -1,4 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 4, फिर -2 -1 -2 x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -1, ये हो गया, ठीक है। गलती तो नहीं कर दी है, x की वैल्यू -2, अच्छा ठीक है, मैं सोचूं कुछ गलती होगी, -2 -1 है ना, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -1, ये हो गया। -2 -1 -1,4 4,5 3,0 3,0 4,5 -1,4 -2, ठीक है, ये पॉइंट है। इन सबको मैं मिला देता हूँ। तो ये हमारा समचतुर्भुज बन गया। अब कहेंगे सर समचतुर्भुज बन गया कैसे कह सकते हैं? यहाँ देखो, ये सारी की सारी जो इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं ये बराबर है। समचतुर्भुज की खास बात ये होती है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जैसे पिछला समांतर चतुर्भुज का था, उसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हो सकता है कि चारों भी भुजाएं बराबर हों। ये जो है ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर भी तो हैं, लेकिन आमने सामने की भी तो हैं। यानी एक प्रकार से ये एक समांतर चतुर्भुज भी है और समचतुर्भुज भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एरिया कितना आया? इसका एरिया आया था हमारा 24 यूनिट। 24 यूनिट का मतलब क्या है वो समझ लो, कि इसके अंदर जो बॉक्सेस बन रहे हैं ना, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, इसको मैं थोड़ा डार्क करूँ, हो जाए तो देखो, 2 मिनट रुको। 2 मिनट बस, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं, हो गया डार्क, ठीक है। यानी जो इसके अंदर बॉक्सेस बन रहे हैं ना, इन बॉक्सेस को अगर आप काउंट करोगे तो ये आपको 24 मिलेंगे। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, तो ये पूरे पूरे बॉक्सेस आ गए। अब ये छोटे छोटे जो टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है, इन टुकड़ों को अगर आप जोड़ के एक पूरा बॉक्स बनाओगे, लेट से कि यार ये तीनों टुकड़े जो हैं एक बॉक्स बन जाते हैं, लगभग 17 18 19 और 20 लगभग ये हो गया, ठीक है, 21 22 23 और 24। यानी अगर आप पहले तो पूरे पूरे टुकड़े जोड़ लो, और ये जो छोटे छोटे और टुकड़े बच रहे हैं, कटे हुए पीस, समझ लो, टाइलें, जैसे मान लो टाइलें हैं अपने, कट रही हैं टाइलें, उनको अगर पूरा जोड़ोगे, पूरा बॉक्सेस बनाओगे ना, तो पूरे बॉक्सेस बनेंगे 24। 24 यूनिट का मतलब यही है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं 1 बाय 1 के, वो 24 आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 250 गज का प्लाट है, 250 गज का कह लो, या फिर 250 स्क्वायर मीटर का कह लो, है ना। स्क्वायर मीटर को गज में चेंज कर सकते हैं, गज को स्क्वायर मीटर में चेंज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है? 250 स्क्वायर मीटर का मतलब होता है कि उसके अंदर 1 बाय 1 मीटर के, 1 बाय 1 मीटर इतना होता है लगभग, कपड़े की दुकान पर गए तो 1 मीटर इतना होता है ना, यानी 1 बाय 1 मीटर का जो बॉक्स है, समझ लो, 1 बाय 1 मीटर का जो बॉक्स है, वैसे करते करते 250 आ जाएंगे, 250 उसके अंदर स्क्वायर आ जाएंगे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी टाइलें जो हैं वो उसके अंदर 250 आ सकती हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। वैसे कॉमन सेंस की बात थी, सबको मालूम होता है, लेकिन चलो जिसको नहीं मालूम था उसको पता चलना था। बस में आ गई। 24 यूनिट का मतलब क्या है कि इसके अंदर 24 डब्बे बनेंगे, छोटे छोटे। अब यूनिट है तो कुछ भी हो सकता है भाई, एक बाई 1 सेंटीमीटर के बने, हो सकता है 1 बाई 1 मीटर के बने, लेकिन बनेंगे 24। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया।
अब आप काम सुन लीजिए कि जो आपने करना है। ये 7.2 हमारी ख़त्म होगी ना। अब आप एक काम कीजिएगा, 7.2 को कम्प्लीटली सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और पीछे रफ का काम चल ही रहा था, मैंने आपको कल 4.3 कहा था कि 4.3 रफ में निकाल लीजिएगा वापस से। आज आप 4.4 को रफ में निकाल लीजिएगा और 7.2 को भी एक बार वापस निकाल लीजिएगा। अगर मैं लिखूँ तो मैंने कहा है कि आज आप 4.4 को निकाल लेना और 7.2 को निकाल लेना। ये दोनों की दोनों कंप्लीट निकाल लेना, ताकि पिछली भी रिवीजन होती रहे और साथ साथ नए नए टॉपिक भी आप सीखते जाएं। कर लेंगे, बस। थैंक यू।